बस। हॉर्स तो इंडिया में होते हैं। हॉर्स अच्छा नेचुरली नहीं होते ना हॉर्स, वाइल्ड में नहीं होते, तो यहाँ पे शेड्यूल में भी नहीं डाला होगा फिर, और क्या। हॉर्स HORSE हॉर्स इंडियन हॉर्स होता है कोई? नहीं, ये तो अफगानिस्तान साइड से आया है। हॉर्स काउंच करके कोई मोलस्का है, वो है। हॉर्स शब्द ही 2 बार आया और किसी शेड्यूल में नहीं आया। हाँ ठीक है। वो होता है ना स्क्विशी एनिमल, स्क्विशी एनिमल होता है ना, मोलस्का क्या होता है, सॉफ्ट बॉडी वाले। ठीक है, तो हॉर्स शब्द ही नहीं है, तो विच मींस हॉर्स शेड्यूल 1 में है ही नहीं अभी इस समय। हो फिर मंगोलिया से लेता हूँ मैं, और क्या। प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड होते हैं ना जो। चलो ठीक है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अच्छा हाँ, कुछ अब क्या है कि इनसे रिलेटेड कुछ डिबेट्स हैं हमारे नोट्स में, जैसे कि थ्रेट्स टू एनिमल क्या है। तो मेजर थ्रेट क्या है, सबसे पहले है मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट। क्यों हो रहा है ये, प्लांटेशंस एंड स्टेट ओनर की वजह से। अब हो क्यों रहा है कि जो हमारे नेशनल पार्क्स वगैरह है ना, ऑनेस्टली बात ये है कि वहाँ पे जो फूड का बेस है वो श्रिंक हो रहा है। ठीक है, तो होता क्या है कि एनिमल्स जनरली, अब एलिफेंट अच्छी खासी बड़ी बॉडी हो, उसे काफ़ी सारा फूड की ज़रूरत है, तो जनरली एलिफेंट क्या करते हैं, वो बाहर आ जाते हैं और वो खेतों में चले जाते हैं खाना खाने के लिए। क्या, और वेजिटेरियन होते हैं तो फिर उन्हें सब कुछ जो कुछ मिल रहा है खा लेते हैं। गन्ना स्पेशली, गन्ना बहुत खाते हैं। ठीक है, तो हम मतलब पता नहीं हम ऐसे केस में क्या कर सकते हैं। एक मतलब प्रोग्राम ऐसा बनाया जा सकता है कि इंश्योरेंस दी जाए, गवर्नमेंट, प्योरली गवर्नमेंट, प्राइवेट वाली नहीं, गवर्नमेंट वाली इंश्योरेंस, कि अगर कोई हाथी आ गया है और उसने जितनी फसल बर्बाद कर दी है उतने का इंश्योर कर दिया जाए। और सर्टेन एरियाज़ के अंदर है ना, कि अगर गन्ने की फसल उन्होंने उगाई है और वहाँ पे एलिफेंट्स ने खा लिया, तो ऐसा मतलब ये कर दिया जाए, क्योंकि वाकई में उनका फूड तो कम हो रहा है। इंश्योरेंस कंपनी इसको पता नहीं कर सकते हैं, बट इंश्योरेंस कंपनी फिर नहीं करती ना उनके लिए। हाँ, पहली बात वो काफ़ी चल रहे हैं और उनको वैसे ही खाना नहीं मिल रहा है। खाना नहीं मिल रहा तो कहाँ से होगी। रिच एनर्जी फूड हो जाएगा ना, कार्बोहाइड्रेट से रिच। हाँ अरे चलो ये हो गया। फिर दूसरा, डेथ बाय रेलवे एक्सीडेंट। अब ये बहुत, कोचिंग से ज़्यादा है। हाँ पोचिंग से ज़्यादा है। कि प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अब क्या कि हमने कनेक्टिविटी देने के लिए पूरे इंडिया में रेलवे लाइन बिछा दी है, और एक नेशनल पार्क दूसरे नेशनल पार्क से मान लो रेलवे लाइन से वो है। अब क्या कि जब भी वो एलिफेंट्स का झुंड होता है, वो एक फॉरेस्ट को डिप्लीट कर देते हैं, फिर वो दूसरे फॉरेस्ट की तरफ जाना चाहते हैं, दूसरे पैच की तरफ। और जब भी इस माइग्रेटरी रूट में बीच में पड़ता है रेलवे लाइन, तो जनरली ऐसा होगा, या तो वो बचकर निकल जाएं, नहीं निकले हैं तो फिर, और क्या है कि एलिफेंट की आईसाइट उतनी अच्छी नहीं होती। ठीक है, हाँ नहीं, बट ये है ना, वो कितना भी ब्रेक मार ले, एक ट्रेन को रोकने के लिए 200-300 मीटर की तो बहुत मोमेंटम लेकर आती है ना ट्रेन। हाँ, या तो वो ट्रेन वो पटरी चेंज कर ले, रास्ते से हट जाए, कर नहीं पाता। बट सर इनका पाथ तो फिक्स होता है ना? पाथ फिक्स होता है। तो ये कुछ प्रोग्राम भी था कि जो इनका पाथ है वो पता है, इनके पाथ को हाँ, आइडेंटिफाई करके तो ऊपर से कॉरिडोर हम बनाना चाह रहे हैं, कॉरिडोर, तो हाँ, तो हमें ये करना पड़ेगा कि एलिफेंट कॉरिडोर हम बना लें, अंडरपास बना दें, ओवर ब्रिज बना दें, और अच्छा खासा हरा भरा सा बना दें, क्योंकि वो कंक्रीट के ऊपर से नहीं जाना चाहते, उनके पैरों में दर्द होता है एलिफेंट्स के। हाँ, तो जैसे भी है वो मिट्टी डाल के उसमें पेड़ बना दें, एक स्ट्रॉन्ग सा स्ट्रक्चर बना लें, तो ये सारी चीज़ करी जा सकती है। ठीक है, फिर पोचिंग फॉर टस्क, ये अब एक्चुअली रुक गया है थोड़ा सा। क्या कि जो एलिफेंट कॉरिडोर बना है, देहरादून एक्सप्रेस जा रहा है ना, उसको हमने पिलर्स के ऊपर बनाया है, ताकि पिलर्स के बीच में से नीचे से वो निकल जाए। क्योंकि वो एक नेशनल पार्क में से होता है। ओह, तो उन्होंने इसका वो करा होगा, जब भी ये प्रोजेक्ट बनाया होगा ना, उसका असेसमेंट करा होगा, असेसमेंट में आया होगा कि यहाँ माइग्रेटरी रूट है। ठीक है, क्योंकि असेसमेंट जो एनवायरमेंटल असेसमेंट होता है उसमें माइग्रेटरी रूट भी देखा जाता है। ठीक है, तो उन्होंने उसको मॉडिफाई करा होगा, ये बना दिया होगा, फिर वो पास हो गया वो प्रोजेक्ट। ठीक है, तो पोचिंग फॉर टस्क हो गया। फिर रीज़न, डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट है, उनका जो खाने का बेस है वो कम हो रहा है। फिर डिग्रेडेशन started not just as increased agriculture activity in the region but also participatory joint forest management। हमने पढ़ा था ना joint forest management, और हमने ये भी देखा था कि उसकी एक लिमिटेशन है ना, joint forest management ओडिशा वाला।
हाँ कि क्यों जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में क्या होता है, नुआंस क्या है उसका प्रोग्राम का? हाँ बॉटम टू टॉप अप्रोच है, लेकिन करते क्या है उसमें? रिस्पॉन्सिबिलिटी दे हाँ लेकिन किस चीज़ की? प्रोटेक्ट कंजर्व करने की। और उनका उसमें इंटरेस्ट क्या है? हाँ नॉन टिम्बर खुद उगा के ले सकते हाँ, जो उन्होंने जो रिकवर्ड फॉरेस्ट है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसकी रिसोर्स में, तो वहां से टिम्बर ले सकते हैं। तो मतलब क्या है, ये थोड़ा कॉमर्शियल एंगल हो गया है ना। तो विच मीन्स कि अब क्या है, इस सेंस में भी देखो कि अगर किसी विलेजर ने फॉरेस्ट को बचा लिया है, वहाँ पे टिम्बर उगा दी, लश ग्रीन फॉरेस्ट है, वो आने देगा किसी एलिफेंट को उसमें? तो उसको चाहिए कि उसमें टिम्बर उसको मिले, खराब कर जाएगा। खराब कर देगा ना, उसने भी मेहनत से हुआ है। आप समझ रहे हैं? तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का मतलब फॉरेस्ट उगाने का मतलब खाली ट्री उगाना नहीं है, फॉरेस्ट का मतलब तो इकोसिस्टम बनाना है। तो होना तो एक्चुअली ये चाहिए, जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में जो रिकवर कर लिया गया फॉरेस्ट, अब वन टाइम कंपनसेशन देकर उन लोगों को हटा दिया जाए, है ना, और वो उसको प्रॉपर फॉरेस्ट ही कर लिया जाए। मतलब ऐसा धीरे धीरे अब हो जाना चाहिए कि हमने जितना पार्टिसिपेट करके फॉरेस्ट को बचाना था बचा लिया। और वैसे भी अब हम नई क्या कहते हैं, नई इकोनॉमी में आ रहे हैं, ओल्ड इकोनॉमी से हट के। वो जो फॉरेस्ट के अंदर कोई क्यों ही काम करना चाह रहा होगा ये आज के ज़माने में, क्यों ट्राइबल एस्पिरेशन नहीं होती क्या? वो पढ़ के कुछ और बेहतर नहीं करना चाह रहे क्या, है ना? तो उस चीज़ को देखते हुए मतलब शायद मतलब ये इस टाइप के प्रोग्राम्स की अब ज़रूरत पड़ेगी हमें। हाँ उज्ज्वला तो क्या ही योजना है, मतलब वो तो सिर्फ फ्यूल के लिए है ना। हमें कुछ और चाहिए कि हम और बेटर ट्रेनिंग वगैरह दे पाएँ, है ना, सब कुछ। हाँ फिर इलेक्ट्रोक्यूशन कि भाई जब पार कर रहे होते हैं बीच में अगर इलेक्ट्रिसिटी की वायर आ रही है, इलेक्ट्रिक्यूट हो जाता है। क्यों? हाई टेंशन वायर यूँ लटकती हुई जाती है, वो अक्सर पहाड़ों के ऊपर से जाती हैं, और हाथी होते हैं ऊँचे, ठीक है। और हाथी अगर किसी पेड़ को हिला भी रहे हैं और वो इलेक्ट्रिक्यूशन हो गया तो ये इलेक्ट्रिक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। फिर और वैसे भी पता है आपको, जितना बड़ा जानवर होता है हॉरिजॉन्टली, जितना बड़ा जानवर होता है उतना इलेक्ट्रिक्यूशन का खतरा होता है जब बिजली गिरती है। जब बिजली गिरती है, क्यों? जब बिजली गिरती है तो क्या होता है, हम जैसे मान लो ये पेड़ है, ठीक है, और हम पेड़ के पास नहीं भी खड़े हैं, बिजली इस पे गिरी, हम यहाँ पे खड़े हैं और हमारी मौत हो सकती है। कैसे? अर्थिंग हो जाएगी ना। क्योंकि ये जो बिजली गिरी है ये इस तरीके से फैलेगी, है, इस डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में फैलेगी है, ठीक है। और हम कंडक्टर की तरह भी हमारे पैरों के बीच में से। तो बेटर तरीका क्या है कि जब भी बिजली ऐसी वाली चीज़ हो, आप जितना यूँ हो पाए अपना कि मतलब उसको एक मतलब यहाँ से, अब क्या है कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, तो यहाँ से यहाँ तक फ्लो करना चाहिए। आप इस डिस्टेंस को कर दो कम, यहीं से यहीं तक फ्लो करने के लिए ये पाथ नहीं लेगी बिजली, हैं? और जब आप उछले उसी समय गिर गई, और बुरा जब लैंड करे तब गिर गई, बैड लक, है ना। तो पॉइंट ये है कि इसलिए कहते हैं कि पेड़ के पास मत खड़े हो, क्योंकि जितना आप पेड़ के पास खड़े होगे उतना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है ना। ऐसा नहीं कि पेड़ के पास जो गिरेगी और यहाँ से आपके अंदर आ गई, ऐसा नहीं होता, वो ऐसे होता है, ठीक है। तो अगर पेड़ के पास भी खड़े हैं तो एटलीस्ट क्या है कि लोग क्या है कि जब भी बारिश हो रही होती है पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, है ना, और वो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। अगर वहाँ खड़े भी हैं तो ऐसे चौड़े में नहीं खड़ा होना, एकदम पतला होकर खड़ा होना। पेड़ में बिजली क्यों गिरता है? क्योंकि ऊंचा है ऊंचे है ना। और अच्छा कंडक्टर है, क्योंकि अंदर क्या था अपने पास, जाइलम था ना, ट्यूब था, ठीक है, और उस ट्यूब का काम ही है सॉल्ट को ट्रांसफर करना। वैसे पेड़ एकदम उसके सेंटर में एक मस्त कंडक्टर जा रहा है। सर पेड़ बच जाता है? नहीं 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 नहीं, जल जाता है, 2 हिस्से हो जाते हैं, 2 हिस्से हो जाते हैं, 3 हिस्से हो जाते हैं, फट जाता है, ठीक है। चलो वुड तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता ना। नहीं होता, बट उसके एकदम सेंटर में जा रहा है ना जिंदा वुड होता है जाइलम ट्यूब। हाँ जिंदा वुड होता है, अच्छा कंडक्टर, मरा हुआ वुड नहीं होता, ड्राई वुड नहीं होता। लकड़ी को एक बार सॉकेट में डाल के मैंने इन्वर्टर का पीछे का छोटा मजा आ गया। नहीं, एक बार मैंने ये करा था कि चेक करते हैं कैंची का रेजिस्टेंस क्या है। क्या?
कैंची का। तो जैसे 2 छेद होते हैं ना, उसमें मैंने यूं घुसा दी, बटन ऑन कर दिया, पूरे घर की लाइट उड़ गई। मैंने इन्वर्टर का चेक किया था तो पीछे प्लग जाता है ना उसके, हाँ। मैंने सोचा इलेक्ट्रिसिटी जाती भी नहीं जाती, मैंने छू दिया। सर मैं पानी की रॉड में गर्म पानी चेक कर रहा था, और वो ऑन थी उस जगह पे आजकल मैं थोड़ा सा वो, फिर मैंने उंगली हटा दी। आजकल तो लाइटें वरना बंद मैंने की जा रही है। कहानी सुनी है कि लोगों को चिपका देती है। हाँ आजकल थोड़ा सा नहीं होता ये, बट चिपका देती है वो, मेरे क्योंकि बारे में नहीं लगता यार। क्योंकि वो इंसुलेटिंग हो जाती है। मतलब उसके अंदर क्या करते हैं कि वो निक्रोम वाली जो वायर होती है ना, वो हाँ, जो आप इस एल्यूमिनियम की होती है ना वो, है ना, उसके अंदर एक निक्रोम वायर होती है, और निक्रोम वायर भी हम क्या है, वो जो क्या कहते हैं इसको, चौक होती है ना, चौक के अंदर मिलाकर फिर डालते हैं। तो अगर ये इंसुलेटर अच्छा है, जो अंदर हमने चौक भरा है इस वायर के साथ, अगर वो अच्छा इंसुलेटर है, तो एल्यूमिनियम और तार के बीच में कभी कनेक्शन ही नहीं होता। अगर ये कनेक्शन नहीं हो रहा है तो फिर तो वो हो जाएगा। वरना क्या है कि कई लोग क्या करते हैं, वो जो निक्रोम वायर है वो उस पर हीट लेते हैं ना, उसी निक्रोम वायर को सीधे ही डाल देते हैं अंदर, गर्म कर देता है। कॉलेज में हम यही करते थे। ठीक श्रीनगर में सर, है। श्रीनगर में हाँ वो कुछ लोग आपके सर। हाँ, तो इफेक्टिव सोल्यूशन क्या हो सकता है इलेक्ट्रोक्यूशन के लिए? हम क्या कर सकते हैं बताओ? जो नए वाले खंभे वो लगा, हाँ, इन्होंने कहा है ये, अब ये कहाँ से है ये ना, वायर तो आ रहा है ना, वायर के चारों तरफ। ये जितनी भी चीज़ है ना, ये कोई रिपोर्ट आई थी उसमें से उठाया है। और इसमें अंडरग्राउंड कर दें केबल्स को। नहीं, इन्होंने कहा है कि फेंसिंग लगा दो, ठीक है, इंस्टॉलिंग हैंगिंग सोलर पावर्ड फेंसेस। तो ऊपर तो सर इलेक्ट्रिफिकेशन देगा। नहीं, सोलर पावर फेंसेस लो वोल्टेज का इलेक्ट्रिक्यूशन देगा, तो वो दूर हट जाएंगे, मारेगा नहीं वो, ठीक है। फिर प्लांटिंग लेमन ग्रास वगैरह ये कुछ कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, लार्ज स्केल पे अगर ये करा कि वो उससे शायद दूर रहते हैं, उनको खुजली वुजली होती है उससे, ठीक है। फिर अथॉरिटीज शुड इंश्योर दैट देयर इज नो इलीगल इलेक्ट्रिकल फेंसेस और बार्ड वायर्स, ठीक है। पार्टिसिपेशन और लोकल कम्युनिटी इज क्रूशियल। फिर ट्रेन हिट्स से रिलेटेड CAG की रिपोर्ट आई है, ठीक है, ऑन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, और उन्होंने कहा है कि एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग बनानी चाहिए, ठीक है, जो आप बता रहे थे, ये हो गया। फिर फ्रॉम, हाँ, और अंडर पासिस वगैरह। CAG की रिपोर्ट और दूसरी चीज़ें क्या कह रही हैं कि पीरियोडिक रिव्यू एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिफेंट पैसेजेस, ठीक है, और मोर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम फॉर रेलवे स्टाफ, है ना। वो ऐसा ना हो कि वो उसको आफत की तरह देखें कि भाई डंडे लेकर बस भगाने में लगे हुए हैं, है ना। इसको थोड़ा सा एम्पैथेटिकली देखें तो उनको समझ आएगा कि भाई वो तो उनका रूट है ही, हम गलत जगह पर है। हनी बी साउंड एमिटिंग डिवाइसेस नियर ऑल आइडेंटिफाइड एनिमल कंसर्न। ओके, तो अच्छा, हाँ, वो हनी बी से भी डरते हैं ना, उनकी सूंड में घुस जाती है ना आफत में। देख के हाँ, नहीं, हनी बी की आवाज़ से डरते हैं वो, उनका एवोल्यूशन ऐसे हुआ है। तो ट्रेन अपलिंग ऐसे करेगी। अरे हाँ, वो भी तो सुनते हैं सर ना। कवच सिस्टम नहीं, अब पता है ये प्रॉब्लम क्या है, ये तो कोई फिर से प्रॉब्लम है क्या, कि जो उनके माइग्रेटरी रूट है उसमें हनी बी का साउंड लगा दिया, ठीक है, वो किसी और जगह से चले जाएंगे, रेलवे लाइन कहीं से तो क्रॉस करेंगे वो, सर आवाज भी तो सुन सकते हैं ना, 20 हर्ट्ज से नीचे वाली भी शायद। शायद ऐसा कुछ होता है। हमें ट्रेन की आवाज पता नहीं चलती। सर कवच सिस्टम बता सकता है इनको? कवच सिस्टम, कवच सिस्टम नहीं, कवच सिस्टम अगली वाली ट्रेन से दूसरी वाली ट्रेन को बचाएगा, बट वो ये थोड़ी, क्योंकि उसमें भी सेंसर लगे हैं, इसमें भी लगे हैं, ठीक है, एक दूसरे को सेंस कर पा रहे हैं। तो हाथी का कुछ हाथ- रेडियो कॉलर, हाँ, मतलब कितने ही सेंसर हम लगाए हैं, है ना। कभी भी सोल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। ऊपर से ले जाओ रेलवे, ऊपर से ले जाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा पैसा लगेगा बट बाकी जगह हनी बी वाला वो साउंड लगा दो, ऊपर से जो है वहाँ कोई साउंड नहीं होनी चाहिए, सीधे ऊपर से जाए, ठीक है। अदर सोल्यूशन क्रिएटिंग अवेयरनेस, ये सब तो फालतू के सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। चलो, नेशनल एक्वेटिक एलिमेंट एनिमल पर आते हैं। हमारा कौन है नेशनल एक्वेटिक एनिमल? डॉल्फिन। डॉल्फिन, ठीक है, गैंजेटिक डॉल्फिन। तो रेड लिस्ट में थ्रेटन्ड स्पीशीज है, रेड लिस्ट में थ्रेटन्ड स्पीशीज है IUCN की, साइट्स अपेंडिक्स 1 और शेड्यूल 1, और जो शेड्यूल 1 था इस बार भी शेड्यूल 1 है, तो इसे देखने की ज़रूरत नहीं है, बट देख लेते हैं।
बहुत कम बची हुई है। साइड्स को 20 देखो कौन सी? सारी डॉल्फिन 13 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सारी डॉल्फिन, जितनी भी डॉल्फिन है, इंडस रिवर डॉल्फिन, इंडो पैसिफिक हम, इरावड्डी डॉल्फिन, फिर गैंजेटिक डॉल्फिन, ये सब की सब शेड्यूल 1 है शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 1 पता नहीं इसमें अब ये इसमें लिखा है क्या कितनी बची हैं, पता नहीं, देखो कितनी बची हैं एक बार चेक करो। एलिफेंट्स 30 से ज़्यादा चल रहे हैं। हाँ होंगे, एलिफेंट तो बहुत है, नोट्स में बहुत है बहुत है। 4000 गैजेट डॉल्फिन 4000 है, मैं 2024 ठीक है। रिपोर्ट किसकी है? जिसमें से 2000 तो यूपी में है। ओके, तो वो गंगा में है ना इसलिए। तो सब Only- बांग्लादेश में तो नहीं। ठीक है। इंडिया सर्च करें बांग्लादेश के लिए। हाँ बांग्लादेश में बहुत होंगी, हाँ। अब पता नहीं बांग्लादेश वाले भी सोचते होंगे कि इंडिया का पानी ज़्यादा साफ है, हम ये सोचते हैं उनका ज़्यादा साफ है। हाँ हम चलो ठीक है। टेक्सटाइल की सारी टाइम आई पे हम्म, हमारे कौन सा साफ है? ठीक है। बस और फीचर्स क्या है, थिन स्नाउट होती है, स्नाउट माने आगे की तरफ वो जो होता है ना, फिर राउंडेड बेली, लार्ज फ्लैपर्स हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, ये अंधी होती हैं, हाँ यस, क्योंकि ये एवोल्यूशन इनका ऐसा हुआ है कि ये डर्टी वाटर में चलती हैं, इनको वैसे भी चीज़ें नहीं दिखाई देती, इनको सिर्फ सुनाई देती है, तो वो सेंस इनका वीक हो गया बहुत। उनकी आईज हैं, बहुत कम दिखाई देता है उनको, है ना, उनको ज़्यादा नहीं दिखाई देता। It is mammal cannot breathe in the water, must surface every 30 to 120 second because of the sound it produce when breathing. इनको सुसु कहते हैं, ऐसे साउंड आती है, ठीक है। थ्रेट क्या है, हाई सैलिनिटी होती जा रही है, फ्रेश वाटर फ्लो सुंदरबन में क्रूशियल है इनको बचाने के लिए, हाइड्रोलॉजिकल मॉडिफिकेशन, रिवर डाइवर्जन वगैरह होता है ना। अच्छा निर्मल धारा, अविरल धारा याद है, कुछ पढ़ा है नहीं? अब कोई बात नहीं, जब हम पोल्यूशन करेंगे ना और वो गंगा वाला प्रोजेक्ट जब करेंगे उसमें 2 स्लोगन है, निर्मल धारा, अविरल धारा। निर्मल माने साफ साफ बिना किसी मल के, अविरल मतलब गंदा नहीं विदाउट एनी वो स्टॉपेज, ओके लगातार बेहतर है, मतलब हम वो कंटिन्यूस फ्लो है ना, कि हम बहुत ज़्यादा डैम ना बना दें, हाँ बैराज हमें कम से कम बनाने हैं, ठीक है। तो इनकी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि पानी इनके लिए कम हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हम डैम करते रहे, ठीक है। कंजर्वेशन एफर्ट क्या है कि विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी वगैरह है, बनाई गई है। विक्रमशिला हमारे पास यहाँ पर नहीं दिखाया ना, बिहार में है, एक बार देख लें कहाँ पर पड़ता है विक्रमशिला, बिहार के कौन से हिस्से में? पटना के पास होगी शायद। शुशु पैरासिम्बलिज्म शुशु ओके भागलपुर पर है, तो भागलपुर कहाँ पड़ता है? नहीं यार, बिहार की बात हो रही है यार, यहाँ है ये जगह, इस एकदम एंड जहाँ पे गंगा एंड उतर रही होती है ना, उसमें जा रही होती है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे पड़ता है भागलपुर, तो वहाँ पे कंजर्वेशन सेंटर है। आप लोगों को मिल गए थे वो नोट्स, क्या कहते हैं, मिल गए ना, तो उस मैप पे ही मार्क कर लो ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कहीं पे, गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कहीं मार्क कर लो। ये विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पे है? भागलपुर में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाले में कर लो कहीं पे। लिखना पड़ेगा। हाँ लिखना पड़ेगा।
ठीक है, तो इसके अलावा है हमारे पास एक कंजर्वेशन एक्शन प्लान है फॉर डॉल्फिन। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है ना, कंजर्वेशन एक्शन प्लान फॉर डॉल्फिन। 2010 से 2020 एक प्लान था, और कुछ इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि पोटेंशियल साइट फॉर इंटेंस डॉल्फिन कंजर्वेशन, एक ये बोला था। फिर यूज़ ऑफ नाइलॉन नॉन फिलामेंट फिशिंग गिल नेट्स। अच्छा नायलॉन मोनोफिलामेंट। अच्छा, ये नाइलॉन मोनोफिलामेंट फिशिंग गिल नेट्स को बैन कर देना चाहिए, ठीक है। एंड क्रिटिकल वाटर फ्लो मिनिमम डेप्थ का होना ही चाहिए, क्योंकि अगर वाटर फ्लो मिनिमल नहीं है तो फिर वो मतलब ज़्यादा चल नहीं पाएंगे। स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, नायलॉन से शायद कट जाती है। हाँ, और ट्रांसबॉर्डरी प्रोटेक्टेड एरियाज़ की हमें ज़रूरत है, ऐसा बोला गया। इसको 1 2 3 4 कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा है, ठीक है, और नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में है, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं है। चलो, अदर डॉल्फिन, चाइना में बाईजी डॉल्फिन है, बोटो डॉल्फिन अमेजन में है, इंडस में भूलान, ठीक है। ये इंडस रिवर डॉल्फिन है, ये भी शेड्यूल 1 में आती है, ठीक है। तो इसमें लिखा नहीं है, इसको शेड्यूल 1 लिख लो, भूलान इंडस रिवर डॉल्फिन। पाकिस्तान में मिलती है। इंडस शेड्यूल 1। ठीक है। इसका साइट्स वगैरह भी एक बार चेक कर लेते हैं इंडस वाटर डॉल्फिन का। IUCN का तो इसमें लिखा है endangered है। IUCN इंडेंजर्ड है, हाँ, लिखा हुआ है नोट्स में। लिखा है, ठीक है। इंडिया की ब्यास में 11 डॉल्फिन से इंडस्ट्रियल। ये लास्ट टाइम जब मैंने अपडेट करे ना नोट्स, तब ये फैक्ट नोट करा था। पंजाब का सभी स्टेट एक्वेटिक लिखा है ना ये, हाँ, लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। फिर IUCN तो हो गया, हमें साइट स्टेटस देखना ना। फ्रेश वाटर में होती है सर। हाँ, फ्रेश वाटर है। यहाँ पे लिखा है पार्शियली फ्रेश वाटर। हाँ। में चिलिका लेक में भी हो सके। नहीं नहीं, ये इंडस रिवर डॉल्फिन की बात हो रही है ना, अदर डॉल्फिन अदर डॉल्फिन में। हाँ, वो है इरावडी डॉल्फिन है वो। चिलिका में इरावडी नदी कौन सी है? म्यांमार में म्यांमार में। वो वाली डॉल्फिन यहाँ तक आती है। वो क्या है कि वो ब्रैकिश वाटर को वो कर लेती है, मतलब ब्रैकिश वाटर में आ पाती है, तो डेल्टाइक रीजन के साथ साथ वो आ जाती है, सुंदरबन वगैरह में भी मिलती है, और चिलिका तक आती है वो, ठीक है। तो उसका इनफैक्ट वो माइग्रेटरी रूट ही बन गया। एक रूट है एनिमल्स का हाँ, पूरा। तो वो ऐसा कोई भी मतलब वो टॉलरेट करते हैं, जिस चीज़ को वो टॉलरेट कर पाएंगे वो वहाँ तक आ पाएंगे। एक चीज़ याद रखो, डॉल्फिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलती हैं? वो फ्रेश वाटर या ब्रैकिश वाटर वाली नहीं होती, वो कौन सी होती हैं? जो मरीन होती है डॉल्फिन, है ना। तो उस हिसाब से आप सोचो ये सारी चीज़ें। ओशन में बहुत सारे डॉल्फिन। हाँ, डॉल्फिन बहुत वैरायटी होती है, और ये सब क्या है? मैमल्स, ठीक है। अच्छा, साइट्स का भी स्टेटस लिख लो, अपेंडिक्स 1। ये किसका मैं बता रहा हूँ आपको? इरावडी डॉल्फिन का भी यही होगा, आया था। मैकाओ में भी पाई जाती है। ये सारी ना इसलिए लिखी क्योंकि NCERT पढ़ने के बाद मेरे को ऐसा समझ आ रहा था कि खाली यहाँ पर होती हैं इंडिया में, और कहीं नहीं होती। फिर मैंने सर्च करा तो फिर इरावडी डॉल्फिन में एंडेंजर्ड इन IUCN, इरावडी इंडेंजर्ड इन IUCN। क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिखा है यहाँ क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिखा है। नोट्स में। अच्छा, मैं अभी जो चेक कर रहा हूँ IUCN में इंडेंजर्ड लिखा है। एक बार मैं विकिपीडिया चेक करता हूँ, क्योंकि ये क्या है, कभी कभी ये जो वो है, हाँ, जेमिनी थोड़ी सी गलती कर देता है।
एंडेंजर्ड ही है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हटा दो। इरावदी डॉल्फिन पॉपुलेशन बढ़ गई फिर। शायद शायद क्रिटिकली नहीं है। क्रिटिकली नहीं है, सिर्फ एंडेंजर्ड है। अच्छा से यस। लेटेस्ट स्टेटस हमारा एंडेंजर्ड दिखा रहा है। चलो टर्टल और टॉर्टोइज में क्या अंतर है? पानी में रहते हैं और एक लैंड और हाँ तो वाटर का भी, वाटर का भी। तो आपने क्या बताया अभी? पैरों का अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो पानी में कौन रहता है? टॉर्टोइज। पानी में तो दोनों नहीं नहीं सॉरी, हाँ सॉरी मैं गलत, आप टर्टल से कह रहे हो। टर्टल पानी में रहते हैं, मेरे दिमाग में आ रहा था लैंड, मैं बोल रहा था पानी। अंडे खा देता है फिर वो। टर्टल तो दोनों जगह रह सकते हैं सर, दोनों। नहीं, एक पानी में रहते हैं और एक टर्टल जो है वो वहाँ मतलब अंडे देने बाहर आते हैं, बट जनरली उनके फिन्स होते हैं, तो वो पानी में जनरली रहना चाहते हैं। हाँ हाँ अंडे की प्रोडक्शन कौन करता है? हाँ, प्रोटेक्शन कोई नहीं करता। वो गड्ढा खोदते हैं, उसमें अंडे देते हैं, गड्ढे को भर के चले जाते हैं बच्चे। वो क्या कहते हैं, यस, जैसे ही वो निकलते हैं ना, उनको चाहिए होता है पानी, और पानी की जहाँ आवाज़ आती है उस तरफ वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसके बाद उनकी लाइफ नहीं मिलती। दुख हो रहा है बहुत। ठीक है, इसमें जो इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट है, इंडिया के नीमो मतलब मूवी है ना, तो एलिवेटेड मूवी है। अच्छा अच्छा, मछली का बच्चा को जाता है। ओह अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ऑलिव रिडली टर्टल्स, जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में आते हैं, क्योंकि उड़ीसा में इनकी मास नेस्टिंग साइट्स होती हैं, है ना। शेड्यूल 1 में आ रहे हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, और IUCN की लिस्ट में वल्नरेबल है। ठीक है, और कहाँ पे पाए जाते हैं? हमारा गहिर माता बीच है, वहाँ पे भीतरकनिका का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पर क्या बताओ एक सेकंड, भीतरकनिका नेशनल पार्क नहीं बन गया? हाँ, भीतरकनिका एक्चुअली नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, तो हमारे नोट्स थोड़े से पीछे चल रहे हैं। नहीं, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, नेशनल पार्क भी है। ठीक है, तो इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क कर दो। गरीब माता इज लार्जेस्ट मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया। वही तो लिखा है, लार्जेस्ट लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट है, लार्जेस्ट मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है। ठीक है, किससे बड़ा? गल्फ ऑफ मन्नार से बड़ा है। ठीक है, तो ये याद, हाँ, गल्फ ऑफ मन्नार से बड़ा है। गल्फ ऑफ मन्नार भी मरीन प्रोटेक्टेड एरिया में आता है। पूरा गल्फ ऑफ मन्नार। हाँ ठीक है, तो ये उससे बड़ा बोल रहे हैं यहाँ पर। अच्छा लार्जेस्ट हाँ इससे बड़ा है। नेशनल पार्क की बात हो रही है ना सर? गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। हाँ, नहीं पूरा गल्फ ऑफ मन्नार दी। बचाने के लिए हमने वो तो क्या था, ऑपरेशन ओलिविया लॉन्च। ओलिविया देखो ये नेस्टिंग की ही फोटो है, ये जो फोटो है ना, वो ये फोटोग्राफ नेस्टिंग की ही है। देखा? हाँ? नहीं नहीं, मेटिंग हो चुकी है, ये नेस्टिंग है। सैंड में दबाने वाले ये आते हैं, सैंड में दबाते हैं, भागते हैं, और जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चूजे निकल के जा रहे होते हैं, उस समय बर्ड्स का जमावड़ा होता है ऊपर, कि उठा उठा के वो खा जाते हैं चुन चुन के। जब बच जाते हैं वो सिलेक्शन हो गया ना, जो तेज है वो बच जाते हैं। फिर वो जीते भी हैं 400 साल। हैं 400 साल की, तो पता नहीं ऑलिव रिडली टर्टल कितने, नहीं काफ़ी होती है, बट ऑलिव रिडली की इतनी नहीं होती है, शायद 50 साल होती है। एक बार चेक कर लो। मैक्स हाँ वो तो है। सर बोल रहे कि इसमें भी वैरायटी होती है। हाँ वही तो, उन्होंने पूरा वर्ल्ड वॉर देखे ब्रिटिश। 50 साल है, अब तो 50 साल है, 50 साल जी रहे हैं वो। कुछ टर्टल्स होते हैं, कुछ वैरायटी होती हैं, वो बहुत सारे जीते हैं। जब ढूंढ ही लिया है तो लिख भी लेते हैं। हाँ 50 बाकी टोटल फ्लावर होता है। देखो इंसानों से लंबा ना सिर्फ पेड़ जीते हैं, क्या? इंसानों से लंबा सिर्फ पेड़ जीते हैं। अच्छा पेड़ को भी सर हम काट देते हैं। हाँ, उनको भी हम काट देते हैं, सबसे लंबा हम जीते हैं। डेरियन से यार वाली नहीं हाँ, हम 5 साल कम जीते हैं। सर 15 बताया था रिपोर्ट में।
अच्छा, नहीं मैं मास्क पहन कर चलता हूँ मैं 10 साल बचा लेता हूँ। हाँ फर्क पड़ता है। देखो यार 10 दिन में ऐसा हो गया यार, 10 दिन में ये काला हो गया, ये मेरे अंदर जाने वाला था। मैं तो बैग में रख के रखती हूँ मास्क। ना ना, अपनी देखो बढ़ाओ, अपनी उम्र बढ़ाओ, बचा के रखो अपने फेफड़ों को। तो फिर वो बायोकेमिकल वाला मास्क सही रहेगा, वो वेपन्स वाला जो होता है। हाँ नहीं फिर क्या है ना, उसको वो मेट्रो में ना उठा के अंदर एक्सरे मशीन में डालना पड़ेगा इसलिए। दिल्ली छोड़ के से हाँ वो बेस्ट रहेगा। अच्छा चलो, गहिर माता बीच हो गया, फिर ऋषिकुलिया रोकड़ी बीच हो गया, ये गंजम डिस्ट्रिक्ट में देवी नदी के किनारे पे, और फिर बहुधा रुकरी बीच। पता नहीं रुकरी का मतलब शायद बीच ही होता होगा उड़िया में, मेरे को आइडिया नहीं है, मेरा भी आया नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बाद में पूछ ठीक है चलो। और तो कुछ है नहीं। प्रोजेक्ट अंडर नमामि गंगे। अच्छा ये जो प्रोजेक्ट अंडर नमामि गंगे है ना, ये टर्टल के लिए है। हाँ ये टर्टल के लिए है कि हम यहाँ पे टर्टल भी कुछ बचाना चाह रहे हैं संगम पर। टेराफिन्स क्या होते हैं? पता नहीं। टेराफिन्स भी एक ईंटें बोलते हैं। साइज में शायद छोटे होते हैं। पहली का तो नहीं है। क्या टेराफिन्स क्या होते हैं? ये टॉर्टोइस की तरह ही टर्टल होता है। ओके चलो ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं डियर एंड स्टैग। एक्चुअली पता है क्या, टर्टल को हम वो तो लोग पालते भी हैं। पालते भी हैं। यहाँ पे जो नमामि गंगे के अंदर है ना, वो क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पाया गया है कि टर्टल फूड चेन को इतने अच्छे से प्रिजर्व करते हैं कि जैसे एल्गे वगैरह है उसको भी खा लेते हैं। तो क्या है कि अगर वहाँ हमारी जो नदियाँ हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उनकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है। मतलब कि हम उसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल वो ज़्यादा है, ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर उग सकता है एल्गे, बट एल्गे की प्रॉब्लम ये होती है वो ओवर पॉपुलेशन उसकी हो जाती है, वो एल्गल ब्लूम बना देता है। अगर इसमें आपने सिर्फ टर्टल और डाल दिए तो वो एल्गे को खाते रहेंगे। ये सर मैंने कहीं नॉर्थ ईस्ट की वीडियो में देखा था। अच्छा वहाँ पे एक टर्टल बहुत थ्रेटेंड हो गई थी स्पीशीज। हाँ तो उन्होंने फिर उनको लेक्स में डालना शुरू किया, हाँ। जहाँ पे यूट्रोफिकेशन हो गया। यूट्रोफिकेशन हो गया था, और उन्होंने एल्गे की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा, और एल्गे ने कंट्रोल करा यूट्रोफिकेशन को, और सब कुछ चल गया। हाँ अब क्लीन भी हो गया। तो टर्टल सबसे अच्छा तरीका है नदियों को क्लीन करने का। अब वो में पानी की ऑक्सीजन भी बढ़ा रही अब पानी के इसलिए तो बढ़ाते हैं कि वो एल्गे को कंट्रोल करके रखते हैं, एल्गल ब्लूम नहीं होने देते। ब्लूम होते ही ऑक्सीजन डिमांड। इंडियन स्टार टोर्टोइस किसमें आता है? इंडियन स्पीशीज है। क्या कौन? इंडियन स्टार टोर्टोइस। स्टार टोर्टोइस, ये न्यूज़ में था क्या? था तो सही। नहीं तो अगर था तो आप नोट करो, हम एक बार चेक कर लेंगे। इंडियन स्टार टोर्टोइस। क्या शॉपिंग करेगा? इस मगर इंडियन स्टार टोर्टोइस का नाम ये तो आया था। गुड लक चाम। ओके हाँ ये न्यूज़ में तो था, याद आ रहा है मेरे को। तो IUCN में वल्नरेबल है क्या? अपेंडिक्स में साइट्स अपेंडिक्स 1 है, लिख लेते हैं यार। देखो अगर न्यूज़ में था तो लिख लो, इंडियन स्टार टोर्टोइस एक साइड में कुछ लिख लो, ठीक है। हाँ जी, IUCN में वल्नरेबल साइट्स अपेंडिक्स 1। हाँ ये था सर न्यूज़ में था ना। है। ये सर किसी PY के में था। बहुत याद आ रहा है। शेड्यूल सर कौन सा था इसका? शेड्यूल चेक कर रहे हैं। ये उसमें है भाई, जूम है। शेड्यूल 1, जूम है। हाँ शेड्यूल 1। इंडियन स्टार अच्छा लेकिन ये न्यूज़ में था क्यों? स्मगलिंग की वजह से। ओके सोल्ड इन पेट ट्रेड। ओके लिख लो, सोल्ड इन पेट ट्रेड।
चाइना में तो खाते हैं जैसे टर्टल खाया जाता सब कुछ ही खाया जाता है। है खाया जाता है मैंने दिखा दिया तेरे को मुझे बोर करते हुए देखे हैं। क्या हो उसने देखे नहीं है रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है मैंने देखा है यार प्रूफ प्रूफ का मतलब बिना फोटो लाके दो हाँ ये इसमें मतलब लिखा हुआ है कि दे आर इन हाई डिमांड, जो इंडियन स्टार टॉर्टोइज है आर इन हाई डिमांड एंड रफली 10,000 to 20,000 आर टेकन फ्रॉम द वाइल्ड ईच ईयर एंड सोल्ड अराउंड द वर्ल्ड। $7.5 लाख अच्छा? रुपए दिखाया उसने। अच्छा अपेंडिक्स 2 में रहा होगा, हाँ सही। अपेंडिक्स 1 में कब आया है? 2019। ओके, इसलिए ही तो ये न्यूज़ में है। Promoted from कोई इनाम मिलता है किसी के लिए? इनको बता नहीं नहीं मिलता। वो होता है कि मतलब पूरी जिंदगी लगा दो, उसके बाद हो सकता है कोई नोबेल प्राइज दे दे। हाँ बड़ा ही मिलेगा, फिर कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा, फिर हर किसी को दिखाई दे। ठीक है, ऐसा करने का मैं चाहूंगा और सारी पक्षियों को भगा दूंगा टर्टल खाने के लिए। हाँ। Also, नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, चलो अब डियर और स्टैग्स पर आ जाते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कश्मीरी स्टैग। सर ये देखना ये क्या वाला है? असम में चिंपैंजी ओनली चिंपैंजी शायद कुरमा ओ। इंडियन तो सर कुरमा क्या है कुरमा? पता नहीं यार। आपने लिखा है उसमें लिखा है हाँ मैंने लिखा है, ये बट लिखा है इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क नेटवर्क आईटीसी कोलैबोरेशन। it is a citizen science initiative. Okay, a mobile-based application aimed at turtle conservation developed by. डाउनलोड करें इसको। कुरमा ये तो नाम सुना सुना हफ्ता है ना विष्णु जी का। ठीक है, ये क्या है? होलोगिबन हम्म प्राइमेट, दूसरे हफ्ता बांग्लादेश। ओके, इसका हैबिटेट सिर्फ असम में शायद असम में ही है क्या होता है रोहित साइड होता है ना देखो एक काम करना, जब भी तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ मिले ना, उसमें क्या करना, आपको फॉर्मेट तो मिल गया, किस तरीके से हम शॉर्ट में सबसे ज़्यादा कर सकते हैं। शेड्यूल नोट करना, अपेंडिक्स नोट करना साइट्स का, और IUCN स्टेटस नोट करना, और नीचे एक कमेंट कि सबसे ज़्यादा थ्रेटन कैसे हैं। ये उठा के अपने व्हाट्सएप पे डाल देना, बाकी हर कोई अपने नोट्स में नोट कर लेना। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखो, आपका जो कंपटीशन है आपस में तो है नहीं, आपका कंपटीशन किसके साथ है? जो बाकी लोगों के साथ है, बाकी लोग जो है ना। तो आप, और एक चीज़ मैं पक्का बता देता हूँ, अकेले पढ़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, UPSC का सिलेबस होता है इतना बड़ा, तो बेटर ये होगा आपको कोई भी न्यूज़ मिली है उसका एक जिस्ट बनाओ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दो, बाकी सब नोट कर लो। ठीक है, तो आपका जो एफर्ट है ना 1/5 हो जाएगा। लोग डेली नहीं आते अरे आने से क्या मतलब है, ऑनलाइन तो हर कोई है। हैं, मजा नहीं आता। हाँ, वो तो- चर्चा करेंगे फिर आधा घंटा चलो डिस्कशन में आ रहे हैं। हाँ वो ठीक है, बट ठीक है, मतलब ये एक मैकेनिज्म हो सकता है जो आप एक दूसरे को दो। अब क्या है कि आप लोग यहाँ बैठे हुए, ये काफ़ी ये इनफ एविडेंस है कि आप लोग सीरियस हो। ठीक है ना, तो आप लोग ही कर सकते हो, कुछ नहीं, एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बना लो। ऑनलाइन में तो सर सोशल आइसोलेशन होता है। ऑनलाइन रहने से ज़्यादा क्या? सोशल सर आइसोलेशन वो नहीं वो ठीक है, अरे वो सही है। बचा रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि फिजिकल आओ। जनरेशन अल्फा बीटा बन रहा है। आपको पता है एक ये न्यूज़ आई थी, जब मैंने स्टार्ट करा था ना पढ़ना, उस समय एक केरल का ग्रुप बहुत फेमस था। वो 30-35 लोग थे एक ग्रुप में, उनमें से 28 का सिलेक्शन हो गया था, उनमें से 12 IAS बने थे। सुपर 35 और हाँ, उनका अपना ही था वो, एक मतलब ऐसा था कि वो एक उसमें मिलते थे लाइब्रेरी में,
आपस में बैठ के वो डिस्कशन करते थे, एक दूसरे को आंसर दिखाते थे। उनको खुद को नहीं पता था कि उनका इंटेलेक्चुअल लेवल बाकी लोगों से काफ़ी ऊपर होता चला जा रहा है। वो कंपटीशन में थे ही नहीं और उनको पता नहीं था कि वो कंपटीशन को बहुत पहले पार कर चुके हैं। तो फिर हमें कुछ बनाना चाहिए ऐसा, काउंसिल बनाओ। बोलो बोलो। तो ये मैंने कोशिश बड़ी करी थी ऐसा कोई ग्रुप बनाने की, मेरे को मेरे साथ को कोई मिला ही नहीं। मिला तो 2019 में मिला। हाँ कि जो ये जनरेशंस के नियम है जैसे मिलेनियल्स वगैरह, अल्फा भी हाँ। इनको जरूरी है ये क्या? बातें? नहीं ये नहीं है। नहीं बट आपको पता होना चाहिए ना। जैसे अभी 25 में जो साल चल रहा है, यहाँ से नई जनरेशन स्टार्ट कर दी है उन्होंने, बीटा। बेटा ये AI की एज पे जो बने हैं वो ला लो, है ना। ऐसे कुछ आ सकता है? नहीं लेकिन ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये पता है क्या है कि आपको अगर पता है ना कि मतलब ये जेन जी है, तो आपको उनका बिहेवियरल पैटर्न वैसे ही पता लग गया। हाँ ऐसा है, ऐसा है कि जैसे किसी को पता लगा कि 90s बॉर्न है, तो आपको पता है कि उसका जब चाइल्डहुड हुआ होगा तो क्या टेक्नोलॉजी थी और उसने उसकी परवरिश में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा होगा। ऐसे जो जेन जी हैं उन्होंने बचपन से देखा है मोबाइल, ठीक है, तो वो हद, हाँ जेन जी ने बचपन से देखा है मोबाइल। स्मार्ट वाला नहीं देखा ना। जो भी है, जो अभी वाले हैं वो इतने ज़्यादा स्टिक होंगे टेक्नोलॉजी के साथ बिना उसके। हाँ तो मतलब क्या है कि ये इम्पोर्टेंट है कि आपने बचपन में क्या, आपने फॉर्मेटिव ईयर्स में क्या टेक्नोलॉजी देखी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। साइबर कैफे पे जाके भी काम करा। हाँ तुमने खेला है गिल्ली डंडा? तुम कहाँ दिल्ली में? 2004 में पैदा हुआ था। ये बात मैंने नहीं खेला था यार। जेन जी सर 2003 तक है जेन। मेरा नहीं 3 तक है। 4 तक फोर को निकाल क्या निकाल उसके बाद क्या है? अल्फा। अल्फा। ओके Z 9 तक है सर, 10 के बाद 8 24। से ना Gen Z 8 तक है। अच्छा तो कैसा लग रहा, आपको कैसा लगता है कि मतलब आप इतने पुराने हो गए कि आपके बाद की भी जनरेशन स्टार्ट हो चुकी है? सोच के कैसा लगता है? ओल्ड फील आता है। हम तो जब छोटे थे 90s सोच कर ऐसा लगता है कितने एडवांस हैं हम। जैकेट में ठंड लगती है बुढ़ापा उम्र हो गई। अच्छा चलो, ये आई थिंक जो हंगुल है ना ये बचे नहीं है अब मोस्ट प्रोबेबली। हाँ एक बार देख ले। कंजर्वेशन एफर्ट्स चलाए थे इसको बचा लिया, हाँ फिर ये बच गए थे। अच्छा एक बार चेक करें। क्या होता है करना। अच्छा ये कश्मीरी स्टाइल का है। ये कश्मीरी दाचेगाम में मिलते हैं, मेरे को आधा नहीं मिला। वो उन्होंने बियर भी उन्होंने केज में दिखा दिया, हंगुल नहीं दिखाया। रॉयल स्टेक क्या होता है? रॉयल स्टाइल क्या होता है? असली में होता है? वो बोतल में ही होता है। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड, अभी भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। साइट्स में अपेंडिक्स 1 है। सबसे पहले क्या मुझे डाला शायद रॉयल स्टेक कुछ हो। हाँ होता ही नहीं। ये नो अल्कोहल जोन है। वो कश्मीरी स्टाइल है, रॉयल स्टाइल। डियर सर कौन सा अपेंडिक्स? अपेंडिक्स 1 शेड्यूल 1 हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है, इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। ये हंगुल कश्मीरी रेड डियर कहा जाता है इसको। हाँ देखने में तो रेड ही लग रहा है। कश्मीरी स्टाइल ऐसा कुछ रॉयल स्टाइल है जो कि नहीं है। सर ये पार्शियली नहीं होता है। सक्सेसफुल है। रॉयल स्टेक होता है। पार्शियली सक्सेसफुल है। पार्शियली सक्सेसफुल है प्रोग्राम। 2004 में 197 पे, 23 में 289। नहीं ऐसे तो हमारा ऑयल सीड का मिशन भी पार्शियली सक्सेसफुल था। ये रॉयल स्टेक है। ये है। सर इसमें पार्शियली का क्या मतलब है? हाँ नहीं वो ठीक है, मतलब कुछ टाइम के लिए ऊपर गई पॉपुलेशन। तो तरक्की तो हो जाएगी। मतलब 2004 में 197, 23 में 289। 2015 में नहीं, एक सेकेंड, ये सर्वे कंडक्टेड इन 2019 कंडक्टेड बाय कोलेरिंग द हैंगुल हैज
revealed that the species is no longer confined within Dachigam, has now become to use old migratory. अच्छा good. तो 187 है इस point of time पे. 186. 2015 में 186 थे काउंट लास्ट जो हुआ था. तो इसमें भी दिखा रखा है इसको. 289 लिखा है. 289 लिखा है. हाँ, नोट्स में लिखा है. ओह 289 लिखा है. ओके. अच्छा इसलिए पार्शियल ये 4 के बाद 15 में कम हो गए फिर दोबारा बढ़े. हाँ एक सेकेंड पॉपुलेशन विकिपीडिया में देख लेते हैं. अच्छा हाँ 289 विकिपीडिया 289 ही बोल रहा है. और एक और चीज़ यहाँ पे लिखी है कि हाँ वो है ना पग मार्क वगैरह ये सब सर्वे करके काउंट करते हैं. हाँ ट्रैप कैमरास वगैरह. अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे लिखी हुई है कि इट इज़ फाउंड दैट दे हैव स्टार्टेड यूजिंग ओल्डर क्या कहते हैं माइग्रेटरी रूट्स है ना, विच मीन्स हो सकता है फिर कंजर्व हो रहे. हाँ ठीक है फिर तो ठीक है बचे हुए हैं. रेड पांडा इतना जरूरी नहीं है. पूछ रहा हूँ सिक्किम में रेड पांडा बोल रहा हूँ. रेड पांडा रेड पांडा वो वही ब्लैक एंड व्हाइट है. ठीक है. ईस्टर्न स्वयं डियर देख लेते हैं. पांडा का मास्टर रेड पांडा है वो वाला. वही वाला. छोटा सा. हाँ वो छोटा छोटा. हाँ शिपू रेड पांडा है भाई वो. और क्या है लोमड़ी. डोरेमोन क्या है? रकून. अरे यार वो रकून नहीं है. एक मिनट रुक. क्या नाम था? RACOO. अबे मास्टर शिपू. ठीक है नेक्स्ट लिखो. ये ईस्टर्न स्वयं डियर तो नहीं लिखा हुआ है शेड्यूल 1 में, लेकिन स्वयं डियर लिखा हुआ है. ठीक है. ईस्टर्न स्वयं डियर हमने करा ना. स्वयं डियर कौन सा होता है? बारहसिंगा. सिंपल. ठीक है. अब ईस्टर्न स्वयं डियर एग्जैक्टली क्या है, वेस्टर्न मेरे को पता नहीं. ठीक है. ईस्टर्न स्वयं डियर क्या है. ठीक है. जो शेड्यूल 1 है उसमें सिर्फ स्वयं डियर लिखा है, कोई ईस्टर्न वेस्टर्न कुछ नहीं लिखा है ना. तो अज्यूम करके चलते हैं शेड्यूल 1 है, वहाँ पे आप लिख लो कि स्वयं डियर इज शेड्यूल 1. सिर्फ स्वयं डियर है जो कि शेड्यूल 1 है, बाकी का नहीं पता. स्वयं डियर शेड्यूल 1 है क्या? यहाँ पे लिखा सर एक्सटिंक्ट एल्सवेयर इन साउथ एशिया. हाँ साउथ एशिया में और जगह नहीं है. सिर्फ स्वयं डियर के लिए. स्वयं डियर की बात हो रही है. ईस्टर्न और वेस्टर्न कुछ नहीं. नहीं स्वयं डियर है शेड्यूल 1 में. 868 लेफ्ट. 868 बचे हैं. ये कहाँ पढ़ रहे हो आप? ये हमारे वाले नोट्स में पढ़ रहे हो ना. हाँ ठीक है. अच्छा ये वेस्टर्न स्वयं डियर आप पढ़ रहे हो ना. ईस्टर्न स्वयं. अच्छा ईस्टर्न स्वयं डियर पढ़ रहे हो. ओके. वेस्टर्न में है. हाँ नीचे वेस्टर्न भी तो है बारहसिंगा. ठीक है. पॉइंट 750 बचे हैं. पॉइंट ये है कि इन्होंने वेस्टर्न ईस्टर्न कुछ नहीं करा है. अरे भूर सिंह को भूर सिंह का बारहसिंगा लिखा है. क्या? बारहसिंगा. भूर सिंह. है भाई वो. अच्छा द बारहसिंगा. अच्छा मैस्कॉट है. कोई होगा भूर सिंह नाम का बारहसिंगा. हाँ और क्या. मैस्कॉट का नाम है. मैस्कॉट का नाम है ना. सिंह है तो मतलब जनरल कैटेगरी. ठीक है. चलो जो ईस्टर्न वाले हैं वो काजीरंगा में है, ओरांग में है और लाओखोवा में है. ठीक है. एंडेमिक टू काजीरंगा जो ये वाला है ईस्टर्न वाला. ठीक है. एंड इज नॉट द प्राइमरी प्रे ऑफ द पार्क्स कार्निवोर. हमने फिर कौन है सर? एंडेमिक का मतलब बताओ क्या हुआ? जो वही रहे. जो वहीं का है, वहीं का ओरिजिन है. नेटिव. टाइगर टॉप को वो कौन प्रे? टॉप प्रे है क्या? वही तो मैं. ये अच्छा सवाल है. हिरन को नहीं खा रहे वो. क्यों हिरन को नहीं खा रहे तो किसको खा रहे हैं? गाय. अच्छा सवाल है शायद. होती है सब में. हमारे यहाँ तो होती है भाई. एक लॉजिकल है तो बाकी ठीक का है. पता नहीं. मछली भी खा सकते हैं सर. नहीं एक्चुअली क्या है वो खा रहे होंगे. इन्होंने सिर्फ प्राइमरी प्रे लिखा है. प्राइमरी प्रे नहीं है प्राइमरी मछली है. शायद. हो सकता है. टाइगर खाता है. एक बार देख लेते हैं. टाइगर चिड़िया भी खाता है. मछली खाते हैं चिड़िया नहीं खाते. मैं चिड़िया खाता है. खा देगा. नेट ज्योग्राफिक. कर दे. क्या बोलते हैं? वाटर बफेलो स्वयं डियर है. हॉग डियर. हाँ होती है. पानी में तैरती बिल्लों है. को मार देते हैं.
वाटर बफेलो, लेकिन स्वयं डियर इसमें लिखा हुआ है। वेल तेरा कौन सी बफेलो पाई जाती है? और एक हॉग डियर। याक नहीं भाई, कुछ अलग नाम होता है। जो याक होती है ना, अरुणाचल में याक होती है ना, याक। तवांग साइड में एक है याक। नहीं एक अलग से कुछ नाम होता है ना, एक बफेलो का क्या होता है? बफेलो, हाँ एक है वो मिथुन जो बोलते हैं। हाँ वो ही बफेलो नहीं है शायद। बोले ना, बोलो वो मेल काऊ है। है। स्वयं मेल बफेलो काऊ, एक है ना मेल। क्या? स्वयं बफेलो। कहाँ ठहरेगी? वही वाटर बफेलो स्वयं बफेलो होगी ना। ऑक्स। ऑक्स। ठीक है, बात यह है ईस्टर्न। वाइट वाटर बफेलो, ये तो बहुत अलग ताकतवर दिख लगी रही है। है। ये तो बहुत ताकतवर है, इसको मार देते हैं। अरे हाँ, यहाँ की बफेलो बहुत तगड़ी होती हैं। जैसे कि टाइगर को नहीं मार पाते। देख ये इसे क्या गायब है। ये देखो, तो इंग्लिश टाइगर अकेले रहते हैं और लायन झुंड में रहते हैं। सर ने बताया था आइए हमारे फैमिली ग्रुप होता है। तो कभी अटैक कर शेर नहीं जाता, शेर नहीं जाती। सर कह रहे थे जो टेरिटरी खतरा होता है। जो साइंटिफिक नेम है ना, ईस्टर्न और वेस्टर्न स्वयं डियर का एक ही है, क्या है सर? रूसेरवुस डोवोसेली। पता नहीं क्या, आपको रशियन भी पता नहीं। बुला दो। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, मैंने ना मतलब ईस्टर्न और वेस्टर्न स्वयं डियर को ना ऐसे एरो मार के दोनों को शेड्यूल 1 में कर दो। ठीक है, दोनों ही IUCN का वल्नरेबल स्टेटस में, मतलब क्या है कि अलग से नहीं बोला गया, दोनों को वल्नरेबल बोल दिया। हाँ ईस्टर्न, एक सेकेंड, वेस्टर्न को थ्रेटन्ड बोल रहे हैं और ईस्टर्न को क्या बोल रहे हैं IUCN वल्नरेबल। ठीक है, वेस्टर्न को थ्रेटन्ड बोल रहे हैं। कोना भी है, खाना भी है, खाना है। सर नेशनल पार्क में हमारे में कोरो भी नहीं है और काना भी नहीं है। अच्छा, काना नेशनल पार्क नहीं है। हाँ थ्रेटन्ड। लोकेशन बताना एक बार कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कूनो तो यहाँ है, काना होगा। हाँ ये रही। हाँ, छोटा सा नाम लिखा हुआ, कोना नहीं है। कूनो नहीं है। ये बिल्कुल इसमें है। अपोजिट साइड है। वेस्टर्न वाले थिएटर पर वेस्टर्न थ्रेटन्ड। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, हाँ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दोनों शेड्यूल फर्स्ट। हाँ हाँ शेड्यूल 1। तो सर ये सारे जो नेशनल पार्क होते हैं ये रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं। हाँ, नहीं ज़रूरी नहीं है, हम हो सकता है हम प्रोटेक्टेड की क्वालिटी ऐसी दिख रही है कि हमने उसको बना दिया। अमानगढ़ है कोई, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व हमारे लिए नहीं कौन नाम याद चलेगा। दिल्ली में कौन सा आ गया? बाकी अपेंडिक्स 1 आ रहे हैं ये साइट्स में, ईस्टर्न वाले। वेस्टर्न का भी देखते हैं, दोनों अपेंडिक्स 1 है। पता नहीं कितना बड़ा है, नहीं है कुछ है। नो पार्किंग टाइगर रिजर्व अमानगढ़ यूपी। हाँ घर का अच्छा। ठीक है, हमारा डियर हो गए। ठीक है, इसके बाद है ये हिमालयन स्वेरो शेड्यूल 1 में। टाइगर रिजर्व ये बता रहे हैं। ये दुआ वो शायद टाइगर रिजर्व है। अमन, अच्छा टाइगर रिजर्व का मैंने आपको वो दिया था ना। उसमें हाँ वो भी शायद छोटा हो मे भी ऐसा। टाइगर रिजर्व अमनगढ़ टाइगर वो हाईवे पे भी रिजर्व कितना बड़ा है वो? देखा है, ये कहाँ से पता लगेगा? उसके अंदर विकिपीडिया। अरे रुक ना, विकिपीडिया को सर्च। अननोन विकिपीडिया मतलब फिर तो बड़ा है। अमानगढ़ इन बिजनौर डिस्ट्रिक्ट, एरिया 75 किलोमीटर स्क्वायर। बड़ा सही है। ठीक है, हिमालयन सीरो जो नेक्स्ट वाला मैमल है ना, उस पर लिखो साइट्स अपेंडिक्स 1। पीलीभीत वाला है। पीलीभीत क्या है? जगह है। ये है ना पीलीभीत टाइगर रिजर्व तो है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है ना इसका नाम। अदर पीलीभीत नहीं इंडिया है। अदर बीन ये बिजनौर में है ना घर के। हाँ वो ये बिजनौर में है।
एलिफेंट में वो दो दिखा रहे हो तो अंडर प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर बनाया है। हाँ वो सारे टाइगर सब प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर आते हैं। सर स्टेट पीसीएस में पूछ लेते हैं। हाँ स्टेट पीसीएस में हाँ। स्टेट के बारे में पूछेंगे। ठीक है, IUCN में वल्नरेबल है, ये हिमालयन सिरो जो नेक्स्ट है उसके बारे में लिखो। IUCN में वल्नरेबल साइट्स अपेंडिक्स 1। IUCN स्टेटस क्या है सर इसका? IUCN वल्नरेबल साइट्स में अपेंडिक्स 1। हिमालयन जीरो स्पॉटेड। ठीक है। वो एक्चुअली न्यूज़ रही होगी, ठीक है, तो वो इस वजह से हिमालयन सीरो। ये है क्या चीज? ये डियर टाइप ही है। समवेयर बिटवीन अ गोट एंड एंटीलोप। एक्सपर्ट तो नहीं है। क्या नाम है हिमालयन जीरो? सीरो शीरो सिंचन वाला वाला। सेंचुरी जीरो में यार ये बोलिए तो कुछ ठीक है, ये रहते हैं 2500 से 3500 मीटर पर, बट 100 मीटर तक भी आ जाते हैं अगर। तो ये सीरो बकरी हम्म, गोल्डन भी है। गोल्डन बकरी। उसके पैर भी गोल्डन है। which movie? बीच में से पूरी कार ये तो कोई हॉरर नहीं लगेगा। तो लिखो हैबिटेट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2500 टू 3500 मीटर। एल्टीट्यूड। हाँ, सर दोबारा से बता दीजिए। हैबिटेट है कि लिव एट एल्टीट्यूड ऑफ 2500 टू 3500 मीटर, ठीक है, बट इन विंटर्स 3500 मीटर्स, बट डिसेंट अप टू 300 मीटर्स। हाँ, 100 टू 300 मीटर। डिसेंट अप प्लेन्स पर आ जाते हाँ, 100 टू 300 मीटर्स, 300 मीटर इन विंटर्स, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे ये न्यूज़ थी कि स्पॉटेड इन आसाम। पहला वाला क्या था? 2535। 2500 से 3500 और पहाड़ों में रहते हैं, बट सर्दियों में नीचे आ जाते हैं, है ना। बस नहीं, मटन बिरयानी। ठीक है, कैट्स वगैरह कल करते हैं, ठीक है। चलो, हैं।